हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। हमारी आज की जो वीडियो है वो है 1857 की रिवोल्ट। और आपकी मेरे सारे व्यूअर्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सेकंड वीडियो बनाऊं और मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करता हूं। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अब हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो, द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये रिवोल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयान करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिवोल्ट जंग आजादी की पहली लड़ाई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये रिवोल्ट हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में जितने भी राजे रजवाड़े लोग थे, इन लोगों ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। अगर हम गौर करें इस रिवोल्ट को, तो इसकी शुरुआत होती है 10 मई ऑन 1857 मेरठ से। लेकिन रियलिटी ये है बेटा बच्चों कि इसकी शुरुआत एक्चुअली बंगाल के दमदम से हुई। अब दमदम क्या है? दमदम वो जगह है जहां पर एक फौजी प्लेटून की ट्रेनिंग चल रही थी। अब उस फौजी प्लेटून की ट्रेनिंग में, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, जब मुगलों का खात्मा हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गई, बैटल ऑफ बक्सर भी हो गई, अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि इस देश में अब हम लोग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस बिहार पर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। अब कंट्रोल करते 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 वो आगे तक पहुंच गए और 57 तक आ गए। अब हुआ क्या कि जब देश पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो उसके लिए फौजों की जरूरत पड़ी, फौजें बनानी पड़ी, फौजें बनानी भी पड़ी, तो फौजें बनाई इन्होंने। अब आप समझदारी देखिए अंग्रेजों की। अंग्रेजों की समझदारी ये है कि उन्होंने हमारे देश पर कंट्रोल किया और हम ही के ही द्वारा कंट्रोल किया। मींस कि अंग्रेजी फौज में भारतीय मिलिट्री की जो लोग थे वो भारतीय ही थे। अब उस भारतीय मिलिट्री में दमदम में जो कि 85 प्लेटून्स थी, उसमें एक ऑफिसर ने कहा अपनी मिलिट्री के लोगों से कि हम एक चीज शुरू करते हैं जो एक कारतूस कहलाएगी। मतलब ये कारतूस होगा इनफील्ड राइफल, एक बंदूक थी, इसमें दांत से छील कर उसमें भरना पड़ता था, लोड करके तब मारना पड़ता था। ये कार्ट्रिज थी। अब उस कार्ट्रिज को चलाने के लिए आपको दांत से छीलना पड़ेगा पहले, फिर आपको उसमें लोड करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही उस कारतूस में या उस कार्ट्रिज में, इसमें लोग लड़ गए। तो दमदम के क्षेत्र में मंगल पांडे नाम का एक फौजी था। इस व्यक्ति ने अपने ऑफिसर्स की बात को माना, क्योंकि उस जमाने में कई सारे कॉजेस थे रिवोल्ट के होने के। मैंने लिखा है ब्लैक यहां व्हाइट बोर्ड पे। पहला कॉजेस है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिक्स कॉजेस, तीसरा है मिलिट्री कॉजेस, और चौथा है ग्रीवांसेस कॉजेस। अब जो मिलिट्री कॉजेस है इसका रिलेशन जुड़ता है दमदम, जो कि बंगाल में है। अब हुआ क्या कि यहां पर इनके अधिकारी ने बोला कि भाई आपको दांत से छीलनी है कारतूस और लोड करनी है। तो फौजियों के मन में ये बात पहले से बैठ रही थी कि अंग्रेज हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे मजहब के जरिए हम पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और उनके मन में ये बात भी बैठी कि अंग्रेज चाहते हैं कि हम अपना मजहब चेंज कर दें और क्रिश्चियन हो जाएं। अब चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। अब जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने मजहब के साथ बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि मेरा मजहब मुझसे छीने। अगर छीनेगा तो लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो मुमकिन है कि वो रिवोल्ट बन जाए, और रिवोल्ट बन भी गई। यहां पर मालूम नहीं चला कि मंगल पांडे ने दांत से छील दिया। दांत से छील दिया मंगल पांडे ने, तो बाकी सिपाहियों ने मंगल पांडे को बड़ा बुरा भला समझा कि ये किस किस्म का आदमी है जी। अंग्रेजों ने इससे कहा कि इसमें कोई कारतूस में जो फैट लगी हुई है वो गाय और पिग की नहीं है, नॉर्मल ऐसा ग्रीज है, आप दांत से छीलिए और लोड कर लीजिए। लेकिन ये एक रेमोरस, एक अफवाह फैल गई थी पूरे भारत के अंदर, स्पेशली उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में, कि भाई अंग्रेज अपनी इनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। उसको ऊपर से मड़ा कर देते हैं, जैसे ये कारतूस है, इसके ऊपर
कि यहाँ चर्बी लगाते थे, अब इस चर्बी को दांत से छीलना पड़ता था। अब हिंदू तो गाय नहीं खाते, इसी तरीके से मुसलमान सूअर नहीं खाते। अगर आपको मालूम चल जाए कि किसका है तो आप ना खाओ, लेकिन जब कारतूस पर लगी हुई चर्बी पर बयान ही नहीं कर पा रही कि वो किस जानवर की है, तो ये तो सीधे सीधे हमला हिंदू और मुसलमानों पर। तो दमदम के क्षेत्र में मंगल पांडे ने कारतूस छील दिया। अब लोगों ने देखा कि मंगल पांडे जी ने काम तो कर दिया, अब मंगल पांडे को बताया कैसे जाए। तो एक दफा वाकया ये हुआ, पहले जमाने में चला करती थी बुलक कट, अब तो हम लोग हाईफाई हो गए, अब हम लोग ट्री चलाते हैं और चाइनीज द्वारा बनाए गए 3 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी लगी होती है। ये भी हमारा मॉडर्नाइजेशन है कि हम लोग अपने देश में विकास नहीं कर रहे हैं, अपने देश के चीजों का विकास नहीं कर रहे हैं, दूसरे देश के सामान लेकर उससे विकास कर रहे हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, हम डिस्कस करेंगे इसी में, बड़ा मजा आएगा उसमें। ठीक है बच्चों, अपने इस पॉइंट पे आते हैं। अब वहां बुलक्कट थी, बुलक्कट में लोडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा कारतूस की। बाय चांस बुलक्कट का पहिया निकल गया। अब जब बुलक्कट का पहिया निकल गया, जाहिर सी बात है वो गिर गया, जो कारतूस थे वो भी गिर गए। तो उस कारतूस के पैकेट जहां वो फटा, जो पैकेट टूटे, तो आसपास जो जानवर थे, कुत्ते और दूसरे किस्म के जानवर, वो सूंघने के लिए आ गए। अब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज में चर्बी लगी होगी तो कुत्ते सूंघेंगे उसको, हो सकता खा भी जाए, हम लोग ये देखते हैं। तो ये चीज दिखाई गई मंगल पांडे को कि मंगल पांडे जी आप देखो अपनी आंखों से, जिसके लिए आपने दांत से कारतूस छील लिया, ये ना समझे हुए कि वो किस चीज से मरा हुआ है, आप देखिए क्या चीज हो रही है। तो मंगल पांडे को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने मिलिट्री के अधिकारी को गोली मार दी। ये बात इतनी फैली, इतनी फैली, इतनी फैली कि ये बात उत्तर भारत के इलाकों में फैल गई, स्पेशली मेरठ। अब मेरठ एक ऐसा शहर है जो बड़ा अच्छा है। हम जानते हैं कि मेरठ दिल्ली के नजदीक है, मात्र 58 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से मेरठ की, और बआसानी दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकता है, मेरठ से दिल्ली आ सकते हैं। पहला कॉज इसका लिख रहा है इसमें, पहला कॉज था मिलिट्री कॉज, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज था कि इसमें जब ये विद्रोह हो रहा था तो यहां वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। टाइम पीरियड इनका लगभग 1856 से 48 से 56, बगावत हुई है सन 57 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर। लेकिन कारण बने इनकी गलत पॉलिसीज। एक पॉलिसीज थी जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बड़ी खतरनाक पॉलिसी थी। इस पॉलिसी में क्या कहा गया कि अब सारे राजे रजवाड़े सुन लें, अब उनकी कोई भी प्रॉपर्टी उनकी नहीं होगी, उनका अपना बेटा जो उनकी अपने खुद कोख से जन्मा है, उस बेटे को तो जनशील मान लिया जाएगा, लेकिन जो बेटा उनका अपना नहीं है, जो उन्होंने गोद लिया है, उसको जानशील नहीं मानेंगे। अब ये बात इस तरह फैली, जंगल में आग लग गई, लोग बावले हो गए, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे जी, भाई हमारी प्रॉपर्टी हम ही कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ, हमने गोद ले लिया, हमने पाला पोसा बड़ा किया, उसको प्रॉपर्टी क्यों ना दे? डलहौजी ने बोला अब नहीं होगा ऐसा, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। तो इस ब्याह पर झांसी की रानी, शायद नाम सुना आपने, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, रोहे लो बुंदेलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी है ना, इसके अपना बेटा नहीं था, गोद दे रखा था। अब जब खबर पहुंची झांसी की रानी के पास कि रानी साहिबा आपको भी अपनी सल्तनत हमारे हवाले करनी पड़ेगी, रानी को गुस्सा आ गया, कैसे नहीं, हम क्यों करें, कैसे हमारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं है? बट अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में पूरे भारत में, चाहे वो अवध हो, सतारा हो, नागपुर हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, और बहुत सारी जगहें क्यों ना हो, इन सब जगहों पर अंग्रेजों ने यह इल्जाम लगाया कि इन सारे स्टेट्स में माल प्रैक्टिस हो रही है या माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। माल एडमिनिस्ट्रेशन मींस कि आपकी सल्तनत, आपका दौर हुकूमत अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल बेकार चल रहा है। और आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में मैंने मेडल ऑफ प्लासी क्लियर की थी, जिसमें मैंने समझाया था कि सिराजुद्दौला और मीर जाफर,
ये दो ही थे। मीर जाफर को अंग्रेजों ने खरीद लिया। सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी, इसका नाम है, जो हुई है सन 1757 में, इसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन वही बात है ना, घर का बेदी लंका ढाए। मीर जाफर जी भी ऐसे थे, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया और मिल गए अंग्रेजों के साथ। जब अंग्रेजों के साथ मिल गए, जाहिर सी बात है मौत तो मुमकिन है, जिसके बेहा पर सिराजुद्दौला मारे गए और मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए। इसी तरीके से जो बहुत इलाके अंग्रेजों ने बनाए, उन सब पर अंग्रेजों ने अपने द्वारा अपॉइंट किए गई कठपुतली, पपेट्स, राजा नॉमिनेट कर दिए, इस बेहा पर कि इनसे लगान लेना आसान होगा, इनसे गिफ्ट लेना, तोहफे लेना आसान होगा। उन लोगों ने दिए भी, लेकिन बाद में आखिर कब तक देते रहे जी? एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 10 बार दे दिया, हम देते रहे, कुछ ना कुछ समय तो आएगा तब ये बात बैठेगी मन में कि कितना दें इनको। अंग्रेज नहीं माने, डिमांड करते रहे। इस वजह से सारे के सारे स्टेट्स पॉलिटिकली नाराज हो गए। अब इकोनॉमिकली सुनिए, इकोनॉमिकली क्या हुआ कि लगान इतनी महंगी कर दी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी में से या अपने खेत में से जितना उगाएंगे आप, उसके बदले में आपको हमें इतना पे करना होगा। अगर मान लीजिए आपका खेत 100 बीघे का है और आपको 80 बीघा फसल किसानों को देनी पड़ जाए तो खाओगे क्या? भाई जाहिर सी बात है, चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पॉलिटिकली कॉज आपने मान लिए, एक्सेप्टेड। लेकिन भूख की, जो पेट की हमारी आग है ना, जो भूख है, इसे कैसे मिटाएंगे? अब अगर इंसान का पेट खाली हो तो दिमाग काम नहीं करता, अगर पेट भरा हुआ है तो दिमाग काम करेगा। अक्सर आप लोग देखिएगा, कभी भी नोटिस करके देखिएगा मेरी बात को, अगर भूखे पेट आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समोसे पूरी कचौड़ी आएंगी कि पहले मैं बाहर जाके ये खा लूं, बाहर जाके वो खा लूं। जो पढ़ रहे हैं वो भी आपको समोसों की और पूरी की शक्ल में दिखाई देंगे, समझ में नहीं आएगा। तो समझदारी क्या है कि पहले पेट भरा होना चाहिए। जब तक पेट भरा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। यही हुआ जो सेकंड कॉज है हमारे रिवोल्ट का, कि इकोनॉमिकली बड़ी मात्रा में यहां पर लोग इसलिए परेशान थे कि टैक्स पे देना पड़ रहा था। भाई रहने को जगह नहीं, खाने को अनाज नहीं, ओढ़ने को कपड़े नहीं, करें तो करें क्या? इस बाबत उन्होंने रिवोल्ट कर डाली। आप सुने मिलिट्री कॉज, मैंने बताया आपको दमदम वाला मामला, मंगल पांडे जी जोश जोश में कारतूस छिल गए, लेकिन जब मालूम चला उन्हें ये गलती कर दी तो उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। एक बात इंपॉर्टेंट और थी मिलिट्री केसेस में, वो ये थी कि अंग्रेज एक ऐसी शातिर कौम थी जिसने इस देश को कंट्रोल करने के लिए हमारे सहारा लिया। हमारी मजबूरी भी थी, भाई मुगलों के काम करते थे हम, छोड़ा क्यों मुगलों को? वो छोड़ा इसलिए कि जो लेटेस्ट मुगल थे, उन लेटेस्ट मुगल्स ने अपनी हुकूमत ढलान की तरफ जाने की वजह से तनख्वाहें देना बंद कर दी थी। भाई इस महीने तनख्वाह अगले महीने ले लेना, अगले महीने की उसके अगले महीने ले लेना। भाई कब ले? एक टाइम तो हो कि तनख्वाह इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगी। आदमी इंसान करता है तनख्वाह का कि भाई सैलरी आएगी तो खर्चे पूरे होंगे। भाई बीवी बच्चे हमारे आज भी हैं, भाई कल भी थे। अब जब आप तनख्वाह नहीं दे रहे, अब तनख्वाह देने की बात आ रही है तो आप कह रहे हो उस गांव की जमींदारी ले लो, इस गांव की जमींदारी ले लो, उस गांव की लगान तुम्हारी। अब आप जमीन तो खाएगा नहीं, खाएगा तो अनाज, अनाज उगाया नहीं उसने तो उसमें समय लगेगा। तो फिलहाल तो पेट को खाना चाहिए, तो उस खाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे है नहीं। इस व्यापार अंग्रेजों ने चाल चली कि क्यों ना भारतीय फौजियों को, भारतीय सिपाहियों को करंटली मंथली सैलरी देने पर अगर अपने यहां रख लें हम लोग तो ये हमारे वफादार हो जाएंगे। और बच्चों, मेरी जो भारतीय कौम है ना, हम सबकी, हम आप हो या मैं हूं, मेरे वफादार किस्म के लोग हैं। अगर एक बार किसी को अपना मान लेते हैं ना, जान दे देते हैं उसके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मरने को तैयार हो जाएंगे, इतनी वफादार कौम है। अब इस कौम को अंग्रेजों ने खाना दिया और एक तरीका निकाला कि अगर आपका अपॉइंटमेंट 1 तारीख को हुआ है तो आप इस महीने की 30 तारीख को सैलरी ले लीजिए, 1 तारीख से फिर से स्टार्ट। भाई ये तो अच्छी बात है, तनख्वाह टाइम पर मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं और महीना पूरा होती मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी इसमें कॉजेस की, कि आप वफादार तो बहुत थे, भारतीय वफादारी बहुत थी, टाइम पर सैलरी मिलती थी, लेकिन वो इंसानी बिहेवियर होता है ना कि भाई मैं अगर एक ही जगह पड़ा रहा हूं तो आगे कैसे बढ़ूंगा? आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना।
अब यहां पर हिंदुस्तानी फौजी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसको ज्यादा से ज्यादा सूबेदार के पोस्ट तक प्रमोशन मिलता था, बस सूबेदार, चाहे वो अकबर या टीपू सुल्तान जैसी बहादुरी क्यों न रखता हो, सूबेदार से ऊपर नहीं जाएगा। ये बात तो चुभेगी ना मन में कि बताओ इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने भारतीय लोगों को मार रहे हैं, उन्हीं पर जबरदस्ती कर रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे, फिर भी सूबेदारी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। एक वजह ये बनी। अब लास्ट वजह क्या है? ग्रीवांसेस। भाई अगर आप मिलिट्री फौजियों से बोलो कि भाई आपको इस तरह काम जिस तरह हम चाहते हैं और वो करने को तैयार हो, आप उसको ग्रीस भी दे रहे हो, चर्बी भी जबरदस्ती उसको चबा रहे हो, जबरदस्ती उनसे कह रहे हो आप कि आप क्रिश्चियन धर्म अपनाइए, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, इस्लाम धर्म छोड़िए, कौन छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ेगा, हम लड़ जाएंगे तुमसे। तो यही वजह बनी हिंदुस्तान में रिवोल्ट होने की। पर एक बात गौर कीजिए बच्चों, जो किसी किताब में नहीं लिखी मिलेगी आपको, कहीं नहीं होगी, मैं बताता हूं आपको बात, सुनिएगा जरा गौर से। हमारे भारत में, ये हमारा भारत है, ये हम जानते हैं कि ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, जो कि 23 डिग्री 1.5 नॉर्थ पर है। सवाल ये है मेरा कि मैंने बताया झांसी की रानी, नवाब अवध और बाकी नवाब सब लड़ रहे हैं, किसी न किसी कुछ वजह है। पर सवाल ये था कि ये विद्रोह जो हो रहा है ये भारत के सिर्फ नॉर्दर्न इलाके में हुआ, उत्तरी भारत में हुआ, नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ में नहीं हुआ, क्योंकि साउथ के इलाके में लोगों को जरूरत ही नहीं थी। उन्हें तो ये लग रहा था कि अंग्रेज हमारे दोस्त हैं, काम कर रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन गुस्सा भरा हुआ था नॉर्थ के लोगों में, और मुगल बादशाह भी दिल्ली में रहा करते थे, नाम जानते होंगे आप लोग, बहादुर शाह जफर नॉर्थ में रहते थे। अब बहादुर जफर को अंदाजा था कि अंग्रेजों से टक्कर रहना आसान नहीं है, इसी पे पर नॉर्थ के लोगों ने बगावत कर दी। लेकिन फिर भी जब मुगल बादशाह ने ये बोल दिया कि अंग्रेजों से जीतना आसान नहीं है, तब भी भारतीय लोग नहीं माने, इस उम्मीद में रहे कि नहीं हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। अब ये सब लोग इकट्ठे हुए, इसमें तात्या टोपे भी थे, मशहूर मराठा, ये सब लोग मेरठ पहुंच गए। अब मेरठ से रातों रात चले दिल्ली के लिए, रात भर चले, दिल्ली पहुंचे। जफर जी सुबह सुबह नमाज पढ़ के बैठे थे, फजर की नाश्ता करने जा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अजदहाम, बड़ा शोर। उन्होंने पूछवाया अपने लोगों से कि जाओ दरियाफ्त करो क्या करे थे, हंगामा कैसे, क्योंकि जफर साहब हमारे बड़े शायराना मिजाज के आदमी थे। गालिब उनके दरबार में एक बहुत बड़े शायर थे, ये मैं किस्सा अलग डिफाइन करूंगा कि गालिब का और जफर का जो दोस्ती रही तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, इसे कवर करते हैं पहले हम लोग। अब जब दरियाफ्त हुआ तो मालूम चला कि फौजें चली आई हैं, लोग नहीं फौजें इस उम्मीद में चली आई हैं कि आप मुगल बादशाह, मुगल सल्तनत के आखिरी तख्त ताज के मालिक, आखिरी चिराग मुगलिया, हम ये चाहते हैं कि आप किस लीडरशिप में, आपकी जानशीनी में, आपकी रहबरी में हिंदुस्तान पर फिर से कंट्रोल किया जाए और अंग्रेजी कौम जो कि दूसरे देश से आई थी, इस कौम को मार मार के भगा दिया जाए। जफर साहब बोले, एक तो वैसी नींद में थे वो, सुबह सो के उठे थे, बोले देखो जी ये चीज आसान नहीं है, जीत तो पाएंगे नहीं हम, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि आप उस कौम से लड़ने वाले हो जो ट्रेंड है। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोटी मोटी कंपनी थोड़ी थी, पूरे उसके किले थे, उसकी फौजें थी, फौजें भी ट्रेनिंग करके आई। हम लोग भारतीय चले आए इस गुस्से में कि हम अंग्रेजों छोड़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है हार तो मिलेगी मिलेगी, ये लोग लड़ने लगे। जफर साहब ने बोला, बहादुर शाह जफर, ख्याल रखिएगा यहां जो जफर मैं बोल रहा हूं वो बहादुर शाह जफर है और तखल्लुस है उनका जफर। अब क्या हुआ कि जफर साहब ने बोला कि देखो जी आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं बादशाह बन जाता हूं। 2 महीने बादशाह बने रहे, 2 महीने में रेवेन्यू का सिस्टम संभाला, काम का संभाला, लेकिन हार तो होनी थी। अब हार की वजह क्या रही होगी, सुने जरा गौर से। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे,
मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मजा आएगा। अब वजह क्या बनी? वजह बनी इसकी कि आप उन लोगों से लड़ रहे हो जो ट्रेंड है। अब वो लोग उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि ट्रेनिंग क्या होती है। लाइक हम भारतीय, अब भारतीय लड़ रहे हैं, किसी के हाथ में हथौड़ी है, किसी के हाथ में गेदारा है, किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में खुरपी है, डंडे, लाठे, डंडियां, उल्टी सीधी चीजें लेके चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से लड़ने जा रहे हो जिनके हाथ में बंदूक है, इनफील्ड राइफल, तोपे हैं, और कुछ भी ना हो तो लड़ने की एबिलिटी है। हम भारतीय से इस गुस्से में लड़ रहे हैं कि इन्होंने हम पर लगान लगा रखी है, इस गुस्से में लड़ रहे हैं कि इन्होंने झांसी की रानी पर कंट्रोल कर लिया है, लड़े जा रहे हैं। किसी भी चीज को जीतने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 2-3 महीने पहले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। पुराने पेपर से के देखने पड़ेंगे, पैटर्न देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा, तब जाकर आप उस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। अगर ऐसे मुंह उठाए चले गए तो सीधी सीधी बात है, ये बोलेंगे कि सर फेल हो गए। तो खुद को चेक करना पड़ता है ना कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो इस जंग का हारना मुमकिन था, क्योंकि इस जंग में ऐसे लोग लड़ रहे थे जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं आती। ठीक है बेटा, आगे सुनिए। पहले इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट्स बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, जैसा मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड दी अदर्स। हमारे भारत में जो सेंटर्स थे जहां जहां पर रिवोल्ट हुई, वो सेंटर्स 7 थे। पहला है दिल्ली। अब यहां पर लीड किसने किया? यहां लीड किया था बहादुर शाह जफर ने, और इनके साथ थे बख्त खान। इन लोगों ने लीड किया क्योंकि मेरठ से लोग पहुंचे हुए थे, हंगामा बरपा था, बात मानना जरूरी था। नहीं मानते तो वो लोग मार देते, मान लेते तो अंग्रेजों ने मार दिया। बहादुर शाह जफर तो बेचारे ऐसे थे जो ना इस तरफ थे न बेचारे उस तरफ थे, ऊपर से उम्र के उस पड़ाव पे थे कि जाने का बुलावा आ जाए। दूसरा पॉइंट, बनारस। यहां थे लियाकत अली, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। कानपुर में थे नाना साहेब, ये मराठा थे, और तात्या टोपे, ये भी मराठा थे। ये ख्याल रखिएगा कि यहां पर नाना साहेब और तात्या टोपे जो कि मराठा हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया का चिराग अभी है, अभी सल्तनत मुगलिया जिंदा है, उसकी शान, आन और शौकत, आन बान और शान अभी जिंदा है। दूसरे लखनऊ, बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और बरेली खान बहादुर खान, और लास्ट है बिहार, कुंवर वीर सिंह। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, ये हमारा भारत है। मैंने बताया आपको कि भारत के नदल पार्ट में ये बगावत फैली, और जो लोग ये बोलते हैं कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर नहीं मानता, मैं इसको पहली जंग आजादी नहीं मानता। आप जरा इस पॉइंट्स को देखें, 7 के 7 पॉइंट क्या लिख रहा है इसमें कि दिल्ली, बनारस, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और बिहार है, तो ये नॉर्थ में। अब ये जो लोग लड़ रहे हैं ये ऑलरेडी राजा रजवाड़े, सब नवाब साहब है, साहबजादियां हैं, तो ये सब तो अपने लिए लड़ रहे हैं। भाई दिल्ली के बहादुर जफर इसलिए लड़ रहे हैं कि लोगों ने बोला, बनारस के इलाका इसलिए लड़ रहे हैं लियाकत अली के लोगों ने बोला, और उनके इलाके में कब्जा हो रहा है। कानपुर के नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान इसलिए लड़ रहे हैं कि लड़ने के लिए बोला गया। हजरत यूं लड़ नहीं है कि इनके इलाके में कंट्रोल कर लिया। लक्ष्मीबाई यूं लड़ नहीं है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अप्लाई कर दी गई। खान बहादुर यूं लड़ रहे हैं कि इनके इलाके में कब्जा कर लिया, और कुंवर वीर सिंह जी भी यूं लड़ रहे हैं कि इनके इलाके में कब्जा कर लिया। सवाल ये है कि ये सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, तो देश के लिए कौन लड़ रहा है? भारत देश के लिए कौन लड़ रहा है? भाई जंगे तो वो आजादी कहलाए, कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़, आसाम तक जब सब चले आए देश में और देश को आजाद करने के लिए एकजुट हो जाए, तब तो मजेदारी है। भाई यहां तो मजेदारी दिखाई नहीं दे रही, यहां तो अपने लड़ रहे हैं। झांसी की रानी यूं लड़ नहीं है कि इलाका छीन लिया, मेरे बच्चों को मना कर दिया। दिल्ली के जो बहादुर जो जफर है वो यूं लड़ रहे हैं कि जबरदस्ती कर दी लोगों ने। दिल से कौन लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा।
तो यही बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने की भी है कि इस देश में जो बगावत हुई 10 मई 1857, 10 मई 1857, ये एक विद्रोह था अंग्रेजों को बताने का कि अभी इस देश में इतनी जान बाकी है कि वो तुम्हारी नींव उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन ये एक सिंबल भी बन गया था कि देश में आधे लोग तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी सल्तनत को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये सल्तनत है, इसीलिए तो साथ दिया ना। अगर लोग साथ दे देते नॉर्थ के लोगों का, देते सीधे सीधा फंडा है। अंग्रेज बरादरी 1 लाख, भारतीय हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो 1 करोड़। अब 1 करोड़ की आबादी पर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है। क्यों भाई, कैसे कर लिया? वजह रही अपनी कौम परस्ती, झगड़े आपस में, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऊपर से उसके अंदर भी झगड़े, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। मुसलमानों के अंदर भी शिया सुन्नी बरेलवी हनफी शाफई हम्बली। जब आपस में लड़ते रहोगे, सीधी सीधी बात है, ये बड़ी पुरानी मिसाल है, जब 2 बंदर आपस में लड़ेंगे तो बिल्ली तो रोटी खा जाएगी। तो बिल्ली रोटी खा गई, अंग्रेज लूट कर ले गए और हम लोग अपने हाथ मलते रह गए। और अब बोलते हैं कि क्या बचा हमारे पास, कहां सोने की चिड़िया थी, कहां चिड़िया लिटी पिटी है। तो उसको लुटवाने की वजह कौन थे? हम लोग। यहां ये कह देना कि देश तरक्की नहीं कर रहा है, बड़ी परेशानी है, सरकारें काम नहीं कर रही है, सरकारों को चुना किसने? हम लोगों ने। तो पहले हमें खुद को चेंज करना होगा, खुद को बनाना होगा। मैं अक्सर बोलता हूं बच्चों से, जो भी बच्चे मेरे आसपास होते हैं, कि बेटा अपने आप को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करें। आप तो हमेशा किसी न किसी के साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करते होंगे, कभी फूलों के साथ, कभी बड़े फिल्म स्टार के साथ, कभी पॉलिटिशियन के साथ ना। नो, इंपॉर्टेंट बात तो तब है, मजेदारी तो तब है जब लोग आपसे कहें सर प्लीज 1 पिक विद मी, 1 सेल्फी विद मी, एक फोटो खिंचवा दीजिए हमारे साथ, तब आएगी मजेदारी। तो वही चीज मैं आपसे चाहता हूं कि मेरी वीडियोस आप देखते रहिए, ये जोश जगता रहेगा आप लोगों में, पढ़ने में मजा आता रहेगा। इसी तरीके से मैं वीडियोस भेजता रहूंगा आप लोगों को। आज की जो वीडियो थी हमारी वो इसी के ऊपर थी कि रिवोल्ट किस तरह बढ़ी, कहां कहां पहुंची, क्या वजह बनी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड ग्रीवांसेस जो चांस थे वो किस तरह हुए, किसमें किस तरह से लोगों ने अलग अलग इलाके पे कब्जा किया, किस तरह सरकार बनाने का मौका दिया, 2 महीने गवर्नमेंट चली और बाद में अंग्रेजों ने जब इस रिवोल्ट पर कंट्रोल कर लिया, जफर साहब को कैद करके भेज दिया रंगून, जहां पर वो शेर कहते हैं कि 2 गज जमीनें मिली तुझे कुए यार में। मीन्स वे कहते हैं कि जफर तू कितना बदनसीब है, काहे की मुगल बादशाह तेरी, क्या तेरी अजीम शान सल्तनत, तू अकबर का परपोता, तू शाहजहां की औलादों में, कितना बदनसीब है जफर कि तेरे को अपने ही देश में 2 गज जमीनें मिल सकी, काय बात की दौलत। तो यही चीज थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अंग्रेज कंट्रोल करते चले गए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर यूनिटी नहीं बन पाई थी। अगर यूनिटी बन जाए तो मुमकिन है कि हम लोग उस मकाम पर पहुंच जाएंगे कि इस मकाम पर आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज स्टैंड अप करती हैं। ओके बच्चों, मैं ये क्लास यहीं ऑफ करता हूं अपनी। अगली वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से आपसे, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, मेरे को इससे ऊर्जा मिलती है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको सूफीज्म कवर करूंगा और बताऊंगा कि सूफीज्म के अंदर जो हमारे चिश्ती सिलसिला है वो सिलसिला किस प्रकार भारत में फैला। थैंक यू गाइस, थैंक यू व्यूअर्स, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।